जय हिंद साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ध्यान रखिएगा, हमारी भूगोल की दो बुकें हैं, जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था, जो हमारी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज समझना है अच्छे से, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ये मेरा कोर्स है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्रिय विद्यार्थियों ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ये आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना होगा। कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस क्लास के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं इस चैप्टर के, लेकिन आप पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट आप भूगोल की तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और उसके अंदर मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भूगोल की बुक है हमारी, ये ठीक है, भूगोल की ये जो नोट्स बुक है ये भी आपको जो है उसके अंदर मिल जाएगी, कोर्स के अंदर ही, मतलब ये सभी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये नोट्स बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो नोट्स बुक भी मंगवा सकते हैं। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, ये देखिएगा व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप करके इस बुक का ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पहुंच जाएगी आपके पास 3 दिन में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएंगे साथ में। चलो, तो चैप्टर नंबर 1 है प्रिय विद्यार्थियों जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले इस क्लास के अंदर। बस आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इस चैप्टर के एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या वितरण से क्या आशय है। सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जनसंख्या का मतलब क्या होता है, जन्मिस क्या होता है, जन्मिस होता है लोग। ठीक है, संख्या मतलब संख्या, यानी कि लोगों की जो संख्या है वही जनसंख्या है, लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव, वितरण का क्या मतलब होता है, फैलाव। वितरण का मतलब होता है बिखराव। भाई जनसंख्या जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ बिखरी हुई है, कहाँ लोग अधिक रहते हैं, कहाँ लोग कम रहते हैं, यही कहलाता है जनसंख्या वितरण। तो आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा बतानी है कि जनसंख्या वितरण से क्या आशय है। अब इसका मतलब तो आप समझ गए भी, लोगों की जो संख्या है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ बिखरे हुए, कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, बस वही जनसंख्या वितरण है। अब यहाँ पर परिभाषा में इस रूप में लिखेंगे, किसी क्षेत्र में, देखिएगा जैसे कि ये हमारा भारत का मैप आपको नजर आ रहा है, भारत का मानचित्र आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये देख सकते हैं प्रमुख, यहाँ जनसंख्या अधिक है। वापस आप देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो एक एक डॉट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जनसंख्या कम है, वापस इस निचले साइड में यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये जो है ना, ये सर्वाधिक जनसंख्या को दर्शा रहा है कि भाई लोगों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। वापस देखो यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों इससे क्या, ये जनसंख्या वितरण है, मतलब जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ बिखरी हुई है। परिभाषा ऐसे लिखेंगे, किसी क्षेत्र में लोगों के भौगोलिक रूप से फैलाव या वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा ध्यान रखो, जनसंख्या के फैलाव या जनसंख्या के बिखराव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। बस ये परिभाषा आपको यहाँ पर याद रखनी है, प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से आप करें। फिर अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व। इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे, किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सीधा सा समझो प्रिय विद्यार्थियों, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो टोटल संख्या है, उनकी जो कुल संख्या है वही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे उदाहरण भी दे रखा है, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 250 लोग रहते हैं, तो 250 लोग रहते हैं तो ये इसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 250 होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में जो लोग कितने लोग रह रहे हैं उनकी जो टोटल संख्या है वही जनसंख्या घनत्व है। सीधी सी परिभाषा ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप आराम से याद रख सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, आप ऐसे ध्यान रखना कि जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। यदि मान लो हमें किसी भी देश का या किसी भी राज्य का अगर हमें जनसंख्या घनत्व पता करना है तो उसकी कुल जनसंख्या के अंदर जो है हमें उसके क्षेत्रफल का भाग दे देना है। अगर हम क्षेत्रफल का भाग दे देंगे कुल जनसंख्या में तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, जनसंख्या घनत्व निकल कर आएगा। तो सीधी सी परिभाषा, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उनकी जो कुल संख्या है वो जनसंख्या घनत्व है, ये सीधी सी परिभाषा। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा, अगला प्रमुख हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि क्या है। भाई जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं भाई? लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण दे रखा है विद्यार्थियों, 2000 ईस्वी के अंदर 100 करोड़ थे। ठीक है, 2000 ईस्वी के अंदर कितने लोग थे? 100 करोड़ थे। और 2010 ईस्वी के अंदर फिर विद्यार्थियों, पहले 2000 में तो देखो 100 करोड़ थे, अब 2010 में जो है वो 120 करोड़ हो गए। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% वृद्धि, 20 करोड़ की वृद्धि हुई। यहां पे 2020 के अंदर लोग 140 करोड़ हो गए, तो यहां पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यहां पर देख सकते हो आप सब 20 और इसमें जुड़ गया, तो यानी 140 करोड़ हो गया। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। तो यही तो है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार से आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रमुख चौथा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि जो है वो क्या होती है? किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र की यहाँ पे जन्म दर, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से यहां पर समझ सकते हैं आप सभी। जन्म दर और मृत्यु दर, इसके बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है और मरने वालों की संख्या कितनी है, जन्मने वालों की संख्या कितनी है, मरने वालों की संख्या कितनी है, इसके बीच का जो अंतर होगा वही प्राकृतिक वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। फिर हम आगे बात करते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास का सीधा सा मतलब समझो, जैसे कि एक स्थान से, जैसे हम प्रारंभिक स्थान हमारा ये है, मान लो ये हमारा गांव है, ठीक है, अब इसको छोड़कर हम किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया प्रवास। यानी कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास। यानी कि हम कह सकते हैं लोगों का स्थानांतरण, लोगों का स्थानांतरण, ध्यान रखना, लोगों का स्थानांतरण, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब हम देखो एक स्थान को छोड़ रहे हैं, अपने प्रारंभिक स्थान को छोड़ रहे हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ रहे हैं, तो इस स्थान को हम छोड़ रहे हैं, दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं, तो ये जो प्रवास है ना, ये स्थायी भी हो सकता है। हम देखो, हम चाहे तो इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे राज्य के अंदर चले, मान लो राजस्थान से हैं तो राजस्थान को छोड़कर मान लो किसी दूसरे राज्य में चले गए, ठीक है, तो उस राज्य के अंदर स्थायी रूप से भी हम बस रह सकते हैं, ठीक है, और अस्थायी रूप में भी जा सकते हैं। तो ये है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रवास का मतलब हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप इस चित्र के डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे प्रिय विद्यार्थियों बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे कि ये गांव का नजारा है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि रोजगार के कम अवसर हैं, तो कुछ लोग जो है वो गांव को छोड़कर कहां चले जाते हैं? शहरों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर उद्योग धंधे होते हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो गांव से जो है हम शहर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्रवासी तो हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब ये प्रवास मैंने कहा स्थायी भी हो सकता है, हम हमेशा के लिए जा सकते हैं उस प्रारंभिक स्थान को छोड़ के, ठीक है, और हम यानी कि कमाने के लिए जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। तो यानी ये प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, और प्रवास मौसमी भी हो सकता है। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या कम क्यों होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो पर्वतीय क्षेत्र है ये, इनकी जनसंख्या कम क्यों होती है? लोग जो है ना पहाड़ी क्षेत्र में रहना क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि यहां पर हम खेती नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये पर्वत है, तो पर्वत वहां क्या खेती कर सकते हैं भाई? समतल होनी चाहिए, जमीन समतल होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए जो है पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते। अब कुछ उदाहरण आपके सामने दे रखे, जैसे क्या पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने के मुख्य कारण है दुर्गम स्थलाकृति और कठिन प्राकृतिक स्थितियां, ठीक है, और दूसरा है कृषि योग्य भूमि का अभाव। यानी कि अगर इस प्रकार से पर्वतीय पर्वत नजर आ रहे हैं, यहाँ पे समतल जमीन ही नहीं है, तो क्या यहाँ खेती कर सकते हैं? खेती कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी एक प्रमुख कारण है। अत्यधिक ठंडा जलवायु हो सकता है, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं की भी कमी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक अवसर कम होना, ये सब तमाम कारण आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये है पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने के पीछे ये बता सकते हो आप सभी। फिर आगे देखिएगा, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आराम से आप कवर कर सकते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या आती है? बिल्कुल इजी है। आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, भूगोल कंप्लीट मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो अभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा और आज ही कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। गारंटी मैं लेता हूं, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा आपके, ठीक है। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके आज ही आप ज्वाइन कर लेना। बाकी आप बुक भी मंगवा सकते हो घर पे, और बाकी कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स के अंदर ये बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है।
अगला प्रश्न है जनसंख्या संगठन, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को, यहां पर देखिएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, धर्म आदि के आधार पर जनसंख्या का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जनसंख्या संगठन में, आप देखो प्रिय विद्यार्थी, यहां पर आयु का अध्ययन किया जा रहा है, लिंग का, शिक्षा का, जाति का, धर्म का, व्यवसाय का, इन सब का जो है वो सामूहिक रूप से जो अध्ययन है ये कहलाता है जनसंख्या संगठन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां, देखिएगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अभी इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है और इसी जैसे हमने अभी कहा कि 1 किलोमीटर के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो कुल संख्या है वही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। बाकी मैंने आपको सूत्र भी बताया था कि जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे हुए कुल क्षेत्रफल। यदि कुल जनसंख्या के अंदर हम क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, जनसंख्या घनत्व। तो कुछ उदाहरण आपके सामने यहां पर दिया हुआ था कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको नजर आ रहा होगा। यदि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है ये दे रखी है, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख जो है वो जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र की, और क्षेत्रफल कितना है, 5,000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका जनसंख्या घनत्व कितना क्या होगा, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है उसकी कुल जनसंख्या। भाई कुल जनसंख्या ऊपर आ जाएगी और कुल क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। अब जैसे कि हम 3 जीरो से, ये 3 जीरो गया तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा ये, ठीक है, तो ये हमारा सामने जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो 2000 है यहाँ पे ये हो जाएगा ये, तो 2000 हमारे सामने क्या आया, ये आएगा जनसंख्या घनत्व। इसको व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है वो मापा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या निकल कर आया, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण के मुख्य पैटर्न कौन कौन से हैं। देखो भारत में जनसंख्या वितरण असमान है, भाई आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा था, भारत के अंदर भी ऐसे राज्य जो जनसंख्या कम है, ठीक है, कई ज्यादा हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें दिल्ली, तो दिल्ली में जो है वो बहुत सारी मतलब जनसंख्या ज्यादा है। साथ ही हम बात करें अपने राज्य में जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ जनसंख्या जो है वो अधिक है, और कुछ ऐसे भी राज्य जिनकी संख्या बिल्कुल कम है। ठीक है, यहाँ पर देखो सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले में यहाँ पर ये नीले कर दे रखा है, मध्य में देखो इस प्रकार से विरल में। ठीक है, और यहाँ पे देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर मैदान जो है। तटीय क्षेत्र यहाँ पर भी जो है पर्याप्त जनसंख्या है। पठारी पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर विरल जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कि थार मरुस्थल हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बहुत कम जनसंख्या है, अत्यंत विरल जनसंख्या है। तो ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं ये मतलब जनसंख्या वितरण के पैटर्न एक तरीके से कि कहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कहाँ जनसंख्या सबसे कम है, वो इस तरीके से यहाँ पर बता रखा है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं। भाई देखो परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए चाहिए, ठीक है, शिक्षा का प्रसार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को रोजगार के अवसर दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जन्म दर कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आप सभी ऐसे कार्यक्रम जो है वो चलाने चाहिए। ठीक है, और फिर अगला है आपके सामने, अब कुछ बड़े क्वेश्चन आगे जो कि अभी हमने देखे छोटे प्रश्न थे, अब यहाँ पर बड़े क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से आएगा प्रश्न कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व में अंतर बताओ। ऐसे भी प्रश्न आता है, अगर आपको शब्द पता है भाई जनसंख्या वितरण का मतलब हो गया कि जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली है, कहाँ कहाँ बिखरी है, ठीक है, कहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या सबसे कम है, तो ये तो कहलाता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो कुल संख्या वो जनसंख्या घनत्व, दोनों के बीच अंतर बताना जनसंख्या वितरण। देखो जनसंख्या के पृथ्वी की सतह पर स्थानिक फैलाव या जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसकी जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या वितरण ये गुणात्मक होता है, ठीक है, ये गुणात्मक होता है, ये मात्रात्मक होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसे मानचित्र की सहायता से दर्शाया जाता है जनसंख्या वितरण को, इन्हें संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, और ये असमान होता है जबकि ये समान या असमान दोनों हो सकता है जनसंख्या घनत्व। तो इनमें जो है मोटा मोटा आप अंतर इस प्रकार से जो है वो एग्जाम में लिख सकते हैं अगर प्रश्न आ जाए तो। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक, अब देखो जनसंख्या वितरण को भी यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक है। भौगोलिक कारक हो गया, एक आपके आर्थिक कारक हो गया, एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गया, एक राजनीतिक कारक हो गया। जैसे कि प्रिय विद्यार्थी जलवायु, अब जहाँ की जलवायु जो है वो अनुकूल होगी वहां लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, स्थलाकृति, अगर जमीन जो
है समतल है तो वहां लोग रहना पसंद करेंगे। अगर उबड़ खाबड़ दे रखी है, वहां पर खेती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इस तरह करते, यानी जहां समतल जमीन होगी वहां ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। मृदा, मिट्टी की उपजाऊ होना भी जरूरी है, ठीक है। जल की उपलब्धता, पानी भी जहां उपलब्ध होगा, जहां जल आसानी मतलब उपलब्ध होगा, तो वहां लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ये सभी भौगोलिक कारक में आ जाएगा। अब प्रश्न जरूरी नहीं कि आपके ऐसे पूछे, प्रश्न ऐसा आएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को समझो, तब ये सभी पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को समझो, तब ये सभी पॉइंट लिखने हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, खनिज, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कृषि भी आर्थिक कारक में आ जाएगा, उद्योग भी आ जाएगा, क्योंकि उद्योग होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। परिवहन के साधन हो गए, खनिज संसाधन हो गए, जहां खनिज उपलब्ध होंगे तो वहां खनन कार्य होगा। अब खनन कार्य होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ठीक है। तो ये भी कारक है। सामाजिक कारक, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब आ जाएंगे। राजनीतिक में देखो स्थिर शासन, सुरक्षा नीतियां, योजनाएं वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगी। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख प्रकार, तो देखो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक तो है प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी, प्राकृतिक वृद्धि। दूसरा है वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि हम कहेंगे जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, जबकि वास्तविक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि प्लस शुद्ध प्रवास, ठीक है, अप्रवास प्रवास, ये वास्तविक वृद्धि होती है, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर मृत्यु दर, और वास्तविक वृद्धि यानी प्राकृतिक वृद्धि प्लस शुद्ध प्रवास इसमें हो जाएगा, ठीक है नहीं। यानी ये तो प्राकृतिक वृद्धि आएगी वास्तविक में, साथ ही इसमें प्रवास भी आ जाएगा, प्रवास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि के प्रकार हैं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पेपर के अंदर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार है, तो आप बता सकते हैं जन्म दर, डायरेक्ट याद रखो तो जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रवास हो गया। ये तीन आप डायरेक्ट याद कर लेना, अगर प्राकृतिक वास्तविक ऐसे याद नहीं रहे तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं, प्रकार हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में, प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की जो संख्या होगी वो कहलाती है जन्म दर। और मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ये आराम से, प्रवास का मतलब समझ गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर बताओ। जैसा कि अभी हमने देखा था भाई, प्राकृतिक वृद्धि का सबसे पहले अर्थ देखो, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर ये कोई गांव है, ठीक है। अब इस गांव में देखो प्रिय विद्यार्थियों, जन्मने वालों की संख्या तो है कितनी? जन्मने वालों की संख्या है यानी 100 है, ठीक है, और मरने वालों की संख्या जो है यहाँ पर जो है 50 है। तो इसके बीच का जो अंतर होगा वही होगा प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राकृतिक वृद्धि का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक, अब जन्म देखो, प्राकृतिक वृद्धि जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, प्राकृतिक वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राकृतिक वृद्धि में शुद्ध प्रवास को जोड़ने पर वास्तविक वृद्धि होती है। प्राकृतिक वृद्धि में शुद्ध प्रवास को जोड़ने पर वास्तविक वृद्धि होती है, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारक है प्रिय विद्यार्थियों। मान लो जैसे किसी भी गांव है उसमें जन्मने वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, 100 बच्चों का जन्म हो रहा है और मरने वालों की संख्या 50 ही है, और 50 ही तो प्लस जो लोग हैं वो यहाँ पर आना, बाहरी देशों से लोग जो है वो यहाँ आना पसंद, जैसे कि हम भारत की बात करें, आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों 2001 से 2011 जैसे कि लगातार जनसंख्या 1921 से 1951, ये हमारी पहली अवधि थी प्रावस्था नंबर क्या हमने देखा था प्रावस्था का। इसमें क्या हो रहा था? जन्म दर उच्च था, जन्म दर जो था वो उच्च, यानी जन्मने वालों की संख्या तो ज्यादा थी, और मृत्यु दर जो था, मृत्यु दर निम्न था। मृत्यु दर क्या था? निम्न था। मरने वालों की संख्या, मृत्यु इसमें सॉरी पहली प्रावस्था के अंदर तो देखो जन्म दर भी उच्च था, मृत्यु दर भी उच्च थी, जन्मने वालों की संख्या भी ज्यादा थी, मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ना तो वृद्धि हो रही थी, ठीक है, तो इसे हमें स्थिर प्रावस्था कहा, स्थिर प्रावस्था। लेकिन जो तृतीय प्रावस्था आती है 1981 की बात है, 1981 की अवधि को जो विस्फोटक अवधि के रूप में देखा, क्योंकि इसमें जन्मने वालों की संख्या ज्यादा थी, मरने वालों की संख्या में कमी आ गई, और प्रवासी जो है बाहर से बांग्लादेश, नेपाल से लोग जो है वो आकर बसने लगे, भूटान से। तो इस प्रकार से लगातार पाकिस्तान से भी आए थे, तो इससे में लगातार वृद्धि हुई। तो ये कुछ कारक है, आप आराम से जो है वो समझ सकते हैं। तो इसमें प्राकृतिक वृद्धि में शुद्ध प्रवास को भी जोड़ने पर वास्तविक वृद्धि होती है। अब अगला है गणना, जन्म दर मृत्यु दर, ये हो जाएगा इसमें प्राकृतिक वृद्धि में, जबकि इसमें प्राकृतिक वृद्धि पर शुद्ध प्रवास हो जाएगा। इसमें केवल जन्म और मृत्यु पर निर्भर करती है, प्राकृतिक वृद्धि केवल जन्म और मृत्यु पर निर्भर करती है, इसमें जन्म, मृत्यु तथा प्रवास तीनों पर निर्भर करती है वास्तविक वृद्धि। उदाहरण इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी और शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी, तो दोनों के बीच ये प्रमुख अंतर है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे करते हैं? तो सूत्र आप लगा देना, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। बाकी ये देखो मैंने उदाहरण आपको पहले भी समझाया है, वैसे आपको करना है, ठीक है नहीं।
जनसंख्या घनत्व को। इस प्रकार से आपको ये समझना है। चलो बाकी देखिएगा, ये जो प्रमुख कुल जनसंख्या ऊपर आ जाएगी, क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा, क्षेत्रफल का भाग जनसंख्या में दे देंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अगला प्रश्न है जनसंख्या संगठन। किसी क्षेत्र की जनसंख्या किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसे ही कहते हैं जनसंख्या संगठन, जिसमें आयु, लिंग, व्यवसाय सब कुछ अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या संगठन के मुख्य घटक है, जिसमें आयु संरचना, जनसंख्या को आयु के आधार पर वर्गीकृत करता है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जो है वो ये वर्गीकृत करता है। उसी प्रकार ग्रामीण नगरीय संरचना हो गई, व्यवसाय संरचना हो गई, ये इसके प्रमुख घटक हैं। अब अगला है आयु संरचना। जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। अब इसमें आप देखिएगा, जैसे ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये 64% सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 8% का क्या मतलब हुआ, 28% का क्या मतलब हुआ। अभी यहाँ पर देखिएगा प्रिय विद्यार्थी, जैसे कि यहाँ पे जो बाल आयु है, बाल आयु ये 0 से 14 वर्ष, यानी कि ये हल्दी हल्दी आपको जो नजर आ रहा है 28% ये बाल आयु है। ठीक है, ये बाल जनसंख्या है। 8% जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये और ये 60 वर्ष से अधिक वृद्ध आश्रित जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी ये आपको जो 64% नजर आ रही है, ये 15 से 59 वर्ष के जो है कार्यशील जनसंख्या, मतलब इसके अंदर युवा लोग शामिल हैं, युवा लोग शामिल है। ठीक है ना, तो जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना कहलाता है आयु संरचना। ठीक है, आयु संरचना का महत्व है, इससे भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में सहायक है, निर्भरता अनुपात को समझने में जो है वो मदद मिलती है। तो ये बता सकते हो आप सभी। बाकी उदाहरण आपके सामने दे रखा है, इस तरीके से आपको करना है। ये आयु संरचना में कुछ और तरीके दे रखा है, जैसे कि युवा जनसंख्या का 0 से 14 वर्ष की संख्या अधिक है, परिपक्व जनसंख्या संरचना 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या, इसी में दे रखा डायग्राम में वृद्ध जनसंख्या में 60 वर्ष और अधिक जनसंख्या अधिक है। कहने का मतलब बस यही है कि आयु संरचना के अंदर प्रिय विद्यार्थियों इसमें बाल आश्रित, कार्यशील आयु और वृद्ध आश्रित इन जनसंख्याओं को अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, पहला चैप्टर जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन कंप्लीट हुआ। और इसके अगर आपको कंप्लीट चैप्टर को समझना है थ्योरी के साथ, ये इस चैप्टर के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप है, जैसे कि नीचे पट्टी चल रही है, महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और आज ही आप जो है वो कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, कंप्लीट तैयारी अपने ऐप के अंदर चल रही है। और बाकी नोट्स बुक घर पर मंगवाना चाहते हैं, नोट्स बुक भी मंगवा सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी इसी नीचे पट्टी दे रखी है, इस पर चल रहे हैं। ठीक है, नंबरों पर मैसेज आप कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। चलो बस आज के लिए इतना ही, ओके।